18वीं सदी के यूरोप में दो बहनें एल्वारा और आल्मा अपनी मां रिबेका के साथ गाड़ी से नए घर जा रही हैं। रिबेका की शादी एक विधुर ऑटो से हो रही है। ऑटो की बेटी एग्नेस एल्वारा और आल्मा की उम्र की है। यात्रा के अंत में तीनों एक विशाल हवेली में पहुंचते हैं। वहां ऑटो और एग्नेस उनका इंतजार कर रहे हैं। एग्नेस को एल्वारा तुरंत पसंद आती है। माता पिता की छोटी शादी के बाद एग्नेस एल्वारा को उसका कमरा दिखाने ले जाती है। रास्ते में दोनों आइजैक से मिलते हैं, जो घोड़ों की देखभाल करता है और एग्नेस का अच्छा दोस्त है। कमरे में एल्वारा आइजैक को प्रिंस जूलियन की कविताओं की किताब दिखाती है। वो बताती है उसका सपना है कि वो एक दिन प्रिंस जूलियन से शादी करे। बाद में पूरा परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है। ऑटो शादी का केक काटता है। लड़कियां सोचती हैं वो पहला टुकड़ा रिबेका को देगा, लेकिन वो उसे एल्वारा के मुंह पर फेंकता है। ये मजाक बेस्वाद है, लेकिन एल्वारा हंस देती है ताकि माहौल और खराब ना हो। लेकिन कुछ सेकंड बाद ऑटो बीमार पड़ता है। वो खून खांसता है एग्नेस के चेहरे पर। एग्नेस पूछती है उसके पिता को क्या हुआ, लेकिन ऑटो खाने की थाली में मुंह मारकर गिरता है। शादी के कुछ घंटों बाद वो मर जाता है। इस घटना के बाद एल्वारा एग्नेस के कमरे में चॉकलेट लेकर जाती है। वो उसे इस मुश्किल वक्त में सांत्वना देती है। एल्वारा बताती है बचपन में उसने भी अपने पिता को खोया था, लेकिन समय के साथ वो दुख भूल गई। ये सुन एग्नेस को लगता है एल्वारा उसके दुख को छोटा कर रही है। वो कहती है उसके पिता ने रिबेका से सिर्फ उसकी दौलत के लिए शादी की। एल्वारा को पता चलता है रिबेका ने भी ऑटो से दौलत के लिए शादी की थी। दोनों परिवार कंगाल हैं। परेशान होकर एल्वारा अपनी मां को बताने दौड़ती है, लेकिन उसे रिबेका कुछ कर्ज वसूलने वालों के साथ मिलती है। वो ऑटो का कर्ज लेने आए हैं। सबके जाने के बाद रिबेका जमीन पर गिरती है। वो एल्वारा से कहती है ये उनकी आरामदायक जिंदगी का आखिरी मौका था। अब उम्र होने और दो बेटियों की जिम्मेदारी के साथ उसे डर है कि वो फिर शादी नहीं कर पाएगी। परिवार जल्दी कंगाल हो जाएगा। मां की उदासी देख एल्वारा वादा करती है कि वो प्रिंस जूलियन से शादी करेगी और सबके लिए बेहतर जिंदगी बनाएगी। लेकिन रिबेका को भरोसा नहीं। उसे एल्वारा की भद्दी शक्ल और अनाड़ीपन की वजह से शक है। उसकी एकमात्र उम्मीद आल्मा है, लेकिन वो अभी छोटी है और रीति के अनुसार शादी की उम्र में नहीं। अगले दिन एक दूत हवेली के दरवाजे पर आता है। वो बताता है प्रिंस जूलियन एक नाच घर आयोजित कर रहा है। इसका मकसद शहर की लड़कियों में से अपनी भावी पत्नी चुनना है। एग्नेस को न्योता मिलता है। एल्वारा को देख वो दूत से उसके लिए भी न्योता मांगती है। एल्वारा खुशी से उछल पड़ती है। ये प्रिंस जूलियन को जीतने का मौका है। वो रिबेका को सब बताने दौड़ती है। माँ उसका साथ देती है, लेकिन एल्वारा की शक्ल ठीक करनी होगी। उसके दांतों की तार और नाक का आकार बदलना होगा। रिबेका एक खास डॉक्टर एस्थेटिक को बुलाती है। वो वादा करता है एल्वारा को इलाके की सबसे सुंदर लड़की बनाएगा, लेकिन वो चेतावनी देता है ये प्रक्रिया मुश्किल और दर्दनाक होगी। रिबेका उसे इजाजत देती है। डॉक्टर ड्राइंग रूम में एल्वारा को कुर्सी पर बिठाता है। पहला कदम है उसकी मुस्कान ठीक करना। वो बड़े सरौते से एल्वारा की दांतों की तार निकालता है। एल्वारा को बहुत दर्द होता है, लेकिन नाक ठीक करने की प्रक्रिया और भयानक है। डॉक्टर एक औजार से उसकी नाक की हड्डी तोड़ता है, फिर उसके चेहरे पर धातु का सांचा लगाता है। एल्वारा को कई दिन ये सांचा पहनना होगा ताकि उसकी नाक वैसी बने जैसी रिबेका चाहती है। इसके बाद एल्वारा को नाच घर की तैयारी के लिए शिष्टाचार स्कूल भेजा जाता है। वहां उसे और दूसरी लड़कियों को प्रोफेसर सोफी और उनकी साथी मैडम वाना पढ़ाती हैं। क्लास शुरू होती है। सोफी सामाजिक आयोजनों के नियम सिखाती है। वाना नाच सिखाती है। वो लड़कियों को कतार में लगाती है और कहती है जो सबसे अच्छा नाचेगी वो आगे खड़ी होगी। पहले अभ्यास में एल्वारा नाच के कदम दोहराने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अनाड़ीपन और चेहरे पर धातु का सांचा वाना को परेशान करता है। सजा में वो एल्वारा को कतार के पीछे भेजती है। एग्नेस को उसकी जगह दी जाती है। इससे दोनों बहनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। रात के खाने में हालात और खराब होते हैं। एग्नेस रिबेका से अपने पिता के अंतिम संस्कार की बात करती है। ऑटो का शव अभी भी एक कमरे में पड़ा है। रिबेका अपनी बची रकम शिष्टाचार की पढ़ाई पर खर्च कर रही है। वो कहती है ऑटो के पास पैसा नहीं, इसलिए एल्वारा के प्रिंस जूलियन से शादी करने पर ही अंतिम संस्कार हो सकता है। एग्नेस को यह बिल्कुल पसंद नहीं। वो मेज छोड़कर अपने पिता का शव देखने जाती है। शव हर दिन खराब हो रहा है। मक्खियां उसे घेर रही हैं। अगले दिन क्लास जारी रहती है। सोफी लड़कियों को सुंदर चलना और पंखा इस्तेमाल करना सिखाती है। एल्वारा इसमें अच्छी नहीं, लेकिन एग्नेस की सुंदरता और शालीनता की तारीफ होती है। दिन के अंत में
दीवार पर एक सूची लगती है। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली लड़कियों का क्रम होता है। एल्वारा निराश होती है, उसका नाम गलत लिखा है और आखिरी है। फिर भी वो हार नहीं मानती। नाच की क्लास में वाना नया कदम सिखाती है और उसे दोहराने को कहती है। एल्वारा सबसे पहले तैयार होती है, लेकिन वाना उसका प्रदर्शन रोक देती है। वो एल्वारा को अपमानित करती है, कहती है उसने उसे सिर्फ रिबेका के पैसे की वजह से क्लास में लिया। वो उसे अपनी जगह पर लौटने और ज्यादा मेहनत करने को कहती है। अपमान के साथ एल्वारा को एग्नेस से गहरी नाराजगी होने लगती है। एग्नेस क्लास में सबसे अलग दिखती है। शाम को और शर्मिंदगी होती है। रिबेका नौकरानी को एल्वारा के लिए कमरबंद लाने को कहती है, लेकिन एल्वारा का वजन ज्यादा होने से कपड़े फिट नहीं होते। रिबेका उसे कम खाने को मजबूर करती है। कमरे से निकलने के बाद एल्वारा शीशे में खुद को निराशा से देखती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और दराज में छिपा मिठाई खा लेती है। एक और दिन बीतता है। सोफी लड़कियों का प्रदर्शन जांचती है। एग्नेस की तारीफ होती है। सबको लगता है प्रिंस जूलियन उसे चुनेगा। इससे एल्वारा की नाराजगी बढ़ती है। जब उसकी बारी आती है, वो सोफी से कहती है कि उसकी शक्ल की वजह से कोई उससे शादी नहीं करेगा। सोफी कहती है एल्वारा सुंदर है, उसे बस अपनी बाहरी सुंदरता को अंदर जैसा करना है। मदद के लिए सोफी उसे एक लॉकेट देती है। वो कहती है जरूरत पड़ने पर इसे खोलकर अंदर की चीज निगल लेना। बाद में एल्वारा एल्मा को पिकनिक के लिए बुलाती है। जंगल में पहुंचकर वो अपनी बहन को लॉकेट दिखाने का वादा करती है, बशर्ते वो किसी को न बताए। एल्वारा लॉकेट खोलती है। अंदर एक कीड़े का अंडा है जो पेट में रहकर खाना खाता है। एल्वारा इसे निगलना चाहती है ताकि वो वजन कम करे और सही शरीर पाए। एल्मा को ये पसंद नहीं। वो कहती है एल्वारा प्रिंस जूलियन से शादी के जुनून में पागल हो गई है। घृणा से वो घोड़े पर चढ़कर चली जाती है। एल्वारा अकेली रह जाती है। एल्मा की आलोचना के बावजूद एल्वारा लॉकेट खोलती है और कीड़े का अंडा निगल लेती है। वो वापस लौटने को तैयार होती है, तभी एक तीर की आवाज आती है। एक पक्षी उसके पास गिरता है। वो देखती है प्रिंस जूलियन एक पेड़ के सामने खड़ा है। उसके दो दोस्त एल्वारा को देखकर उसकी नाक पर लगे लोहे के सांचे का मजाक उड़ाते हैं। प्रिंस जूलियन भी मजाक में शामिल होता है। एल्वारा बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है और भाग जाती है। फिर भी वो उससे प्यार करती है। वो दूर से उसे तीर कमान से पक्षी मारते देखती है। रात होने पर एल्वारा घोड़ों के तबेले से होकर घर लौटती है, लेकिन अंदर घुसते ही वो एग्नेस को आइसेक के साथ रोमानी पल में देखती है। दोनों एल्वारा को देख लेते हैं। वो घर दौड़ती है और रिबेका को सब बताती है। रिबेका एग्नेस पर हमला करती है। वो कहती है अब से एग्नेस को घर में कोई हक नहीं। वो आइसेक को भी संपत्ति से निकाल देती है। दिन बीतते हैं। अब एग्नेस को नौकरानी की तरह खेतों में काम करना पड़ता है और जानवरों की देखभाल करनी पड़ती है। एल्वारा का कीड़े का अंडा वाला प्लान काम करता है। वो इतना वजन कम कर लेती है कि कमरबंद पहन लेती है। चेहरे से धातु का सांचा हटाने का दिन आता है। रिबेका नतीजा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो एल्वारा की शक्ल और बेहतर करने की योजना बनाती है। अगला कदम है नकली पलकें लगाना। एल्वारा को डॉक्टर एस्थेटिक के कमरे में ले जाया जाता है। वो उसे कुर्सी पर बिठाता है और आंखों के आसपास दवा लगाता है। फिर वो पलकें उसकी पलकों पर रखकर सिलाई शुरू करता है। ये और दर्दनाक प्रक्रिया है। घंटों बाद एल्वारा बिस्तर पर जागती है। उसकी आंखों पर पट्टी है और पेट में दर्द है। वो देख नहीं पाती, फिर भी बाथरूम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो किचन में पहुंचती है और खाने की थाली जमीन पर गिरा देती है। वो पट्टी हटाती है और एग्नेस को देखती है। एग्नेस शोर से डरकर जांचने आई थी। एल्वारा के व्यवहार से दुखी होने के बावजूद एग्नेस उसे उठाती है और खाना देती है। अगली सुबह एल्वारा शिष्टाचार क्लास में जाती है, लेकिन मैडम वाना एग्नेस की गैर हाजिरी से चिंतित है। सोफी बताती है रिबेका ने एग्नेस को क्लास से हटा दिया। वो वाना को मनाती है कि एल्वारा सबसे अच्छा विकल्प है। वाना उसे मौका देती है। क्लास के दौरान वो देखती है कि एल्वारा की सर्जरी ने उसे ज्यादा आकर्षक बना दिया है। स्कूल के बाद एल्वारा नहाने जाती है और एग्नेस को बुलाती है। रिबेका के आदेश पर एग्नेस अब उसकी निजी नौकरानी है। उसे नया नाम सिंड्रेला दिया गया है। सिंड्रेला को एल्वारा को खाना खिलाने के साथ प्रिंस जूलियन की कविताओं की किताब पढ़नी पड़ती है, लेकिन जब एल्वारा उसे बाल संवारने को कहती है, सिंड्रेला गुस्सा हो जाती है। वो कहती है एल्वारा को जल्दी कंघे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्वारा हैरान होती है। वो नहाने के टब में देखती है, उसमें कई बाल पड़े हैं। किसी वजह से उसके बाल तेजी से झड़ रहे हैं। वो घबरा जाती है। नहाने के बाद वो बिना किसी को बताए अपने कमरे में दौड़ती है, लेकिन कुछ मिनट बाद रिबेका आती है। वो कहती है एक मेहमान आया है।
एल्वारा के कपड़े बदलने से पहले एक स्टाइलिस्ट बड़ा संदूक लेकर आता है। वो संदूक खोलता है। इसमें एल्वारा के लिए खास ड्रेस है। ये नाच घर में सबका, खासकर प्रिंस जूलियन का ध्यान खींचेगी। ड्रेस पहनने में मदद के लिए रिबेका सिंड्रेला को बुलाती है। सिंड्रेला को फिर सौतेली माँ के आदेश मानने पड़ते हैं। हालात तब और खराब होते हैं जब स्टाइलिस्ट सिंड्रेला की शक्ल से प्रभावित होकर उसे चूम लेता है। सिंड्रेला इसका विरोध करती है, लेकिन रिबेका उसे डांटती है और कमरे से निकलने को कहती है। फिर स्टाइलिस्ट एल्वारा की ड्रेस ठीक करता है, लेकिन गलती से उसके बाल खींच लेता है। एल्वारा इसे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन रिबेका समझ जाती है कि बाल झड़ रहे हैं। उसे लगता है उसकी योजनाएं बर्बाद हो गईं, लेकिन स्टाइलिस्ट ने ड्रेस के साथ सुनहरे बालों की नकली टोपी लाई है। वो इसे एल्वारा के सिर पर लगाता है, जिससे उसके झड़ते बाल छिप जाते हैं। सुबह होने से पहले जब सब सो रहे होते हैं, सिंड्रेला अपने पुराने कमरे में चुपके से जाती है। उसे अपनी एक ड्रेस मिलती है। वो उसे जल्दी ले लेती है। उसका इरादा है चुपके से नाच घर जाना और नौकरानी की जिंदगी पीछे छोड़ना, लेकिन एल्वारा उसे देख लेती है। वो अपनी सौतेली बहन का इरादा समझती है और रोकने की कोशिश करती है। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। एल्वारा सिंड्रेला से जीत जाती है। स्वार्थ में वो उसकी ड्रेस फाड़ देती है। कुछ सेकंड बाद रिबेका आती है। एल्वारा अपनी माँ से कहती है सिंड्रेला को नाच घर जाने से रोके, वरना प्रिंस जूलियन को जीतने का उसका मौका बर्बाद हो जाएगा। रिबेका कहती है एल्वारा को चिंता करने की जरूरत नहीं, सिंड्रेला के पास अब नाच घर जाने की ड्रेस भी नहीं। इससे एल्वारा शांत हो जाती है। वो अपनी माँ के साथ कमरे में लौटती है। रिबेका उसे नींद की दवा देती है। इस बीच सिंड्रेला अपनी फटी ड्रेस उठाती है। वो उस कमरे में जाती है जहां उसके पिता का शव पड़ा है। शव खराब हालत में है, फिर भी वो उसके पास लेटती है और सो जाती है। सपने में सिंड्रेला को तेज रोशनी दिखती है। ये उसकी मर चुकी माँ है। वो अपनी बेटी को देखकर खुश है और वादा करती है कि उसे नाच घर पहुंचाएगी। अपने जादू से वो अपने मरे हुए पति के शव से कीड़े ड्रेस पर भेजती है। कुछ सेकंड में कीड़े ड्रेस के फटे हिस्सों को सिल देते हैं। ड्रेस तैयार होने पर माँ उसे नई जूतियां देती है। वो वादा करती है खेत के कद्दू को गाड़ी में बदलेगी ताकि सिंड्रेला राजकुमारी की तरह नाच घर जाए, लेकिन वो चेतावनी देती है आधी रात से पहले लौटना होगा, वरना जादू खत्म हो जाएगा। आखिरकार बड़ा नाच घर का दिन आता है। एल्वारा तैयार होने जाती है, लेकिन उसके बाल और ज्यादा झड़ने लगते हैं। वो घबरा जाती है। रिबेका जल्दी उसकी नकली टोपी लगाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। सब तैयार होने पर दोनों प्रिंस जूलियन की हवेली पहुंचते हैं। वहां नौकर सभी लड़कियों का परिचय कराता है। सारी शाम लड़कियां प्रिंस जूलियन को प्रभावित करने में नाकाम रहती हैं। वो बोर होकर उन्हें देखता है, लेकिन एल्वारा की बारी आती है। बहुत दर्द और तकलीफ से मिली उसकी सुंदरता सबको, यहाँ तक कि राजा और प्रिंस जूलियन को भी प्रभावित करती है। फिर नाच का प्रदर्शन शुरू होता है। एल्वारा मुख्य नायिका है। पहले अभ्यास के उलट वो सारे कदम सही करती है। उसकी शालीनता दर्शकों को हैरान कर देती है। प्रदर्शन खत्म होने पर नाच घर शुरू होता है। सभी लड़कियां कमरे में गोलाकार खड़ी होती हैं। प्रिंस जूलियन हर एक को देखकर पहले नाच के लिए साथी चुनता है। कुछ लड़कियों को देखने के बाद वो एल्वारा के पास जाता है और उसे नाच के लिए बुलाता है। एल्वारा को यकीन नहीं होता, लेकिन वो औपचारिक रवैया रखती है और बुलावे को मान लेती है। नाच शुरू होता है। सब नाचते हैं। प्रिंस जूलियन की नजर एल्वारा पर टिकी है, लेकिन एल्वारा के दुर्भाग्य से एक और लड़की नीली ड्रेस और चेहरे पर नकाब के साथ आती है। ये सिंड्रेला है। अपनी माँ की मदद से वो समय पर नाच घर पहुंच गई। प्रिंस जूलियन बिना झिझक एल्वारा को छोड़ता है और नई लड़की को नाच के लिए बुलाता है। एल्वारा फिर अपनी प्रतिद्वंद्वी से हार जाती है। वो अपने गुस्से और दुख को काबू में रखने की कोशिश करती है ताकि शालीनता न खोए, लेकिन उसे बीमारी महसूस होती है। वो पार्टी से भागकर बाथरूम ढूंढती है। एक खाली कमरे में पहुंचकर वो और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो सब कुछ उलट देती है, जिसमें कीड़े के अंडे भी शामिल हैं। वो दुखी होकर देखती है उसके अंदर क्या पैदा हो रहा है। तभी रिबेका आती है, लेकिन सांत्वना देने की जगह वो उसे नाच घर लौटने का आदेश देती है। वहां और लड़के उसका इंतजार कर रहे हैं। एल्वारा बस घर जाना चाहती है, लेकिन रिबेका उसे थप्पड़ मारती है और हिम्मत रखने को कहती है। मजबूर होकर एल्वारा नाच घर लौटती है। रिबेका उसे पार्टी के सारे लड़कों के साथ नाचने को मजबूर करती है। नाच के दौरान एल्वारा को हर जगह कीड़े दिखने लगते हैं। उसके दिमाग की उलझन में उसे सिंड्रेला का चेहरा घूरता दिखता है। अचानक घड़ी बजती है। आधी रात हो गई। जैसा उसकी माँ ने चेतावनी दी थी, सिंड्रेला को जादू खत्म होने से पहले पार्टी छोड़नी पड़ती है। भागते वक्त
वो अपनी एक झूठी छोड़ देती है। प्रिंस जूलियन उसे उठाता है। सब मेहमानों के सामने वो कहता है कि जो लड़की ये झूठी पूरी तरह फिट करेगी वही उसकी पत्नी बनेगी। नाच घर खत्म होता है। एल्वारा उदास होकर घर लौटती है। उसका बड़ा मौका चूक गया। घर पहुंचकर वो सिंड्रेला को चूल्हे के पास अपने पालतू चूहे को खाना खिलाते देखती है। एल्वारा का गुस्सा हद पार करता है। वो सिंड्रेला पर चाकू तानती है और झूठी मांगती है। सिंड्रेला हमला चकमा देती है और एल्वारा को निहत्था करती है, लेकिन एल्वारा उसे जमीन पर गिराती है और मारने की कोशिश करती है। बड़े प्रयास से सिंड्रेला छूटती है और बचने के लिए दौड़ती है, लेकिन सीढ़ियों पर ठोकर खाकर गिरती है और झूठी छोड़ देती है। एल्वारा उसे पकड़ लेती है। उसी वक्त रिबेका एक मेहमान के साथ आती है। सिंड्रेला भाग जाती है। एल्वारा अपनी मां को झूठी दिखाती है, कहती है कि अब वो प्रिंस जूलियन से शादी कर सकती है, लेकिन रेबेका को अब परवाह नहीं। उसे नया शादी का साथी मिल गया है। एल्वारा अब उसकी योजनाओं में काम की नहीं। नाराज होकर एल्वारा अपने कमरे में जाती है। वो सिंड्रेला की जूती पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके पैरों के लिए छोटी है। घबराहट में एल्वारा अपना दायां पैर मेज पर रखती है और चाकू से अपनी उंगलियां काट देती है। उसकी दर्द भरी चीखों से आल्मा कमरे में दौड़ती है। वो कपड़े से एल्वारा की टांग दबाकर खून रोकती है। रिबेका अपने साथी के साथ आती है, लेकिन इतना खून देख वो आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। रिबेका एल्वारा को वही नींद की दवा देती है, लेकिन फिर कहती है उसने गलत पैर की उंगलियां काटी। प्रिंस जूलियन के पास सिंड्रेला की बाईं जूती है। अब एल्वारा को दूसरा पैर भी बर्बाद करना होगा। अल्मा अपनी मां के रवैये से डर जाती है और चली जाती है, लेकिन रिबेका पक्का इरादा रखती है। अल्मा के जाने के बाद वो एल्वारा की दूसरी टांग की उंगलियां काट देती है। अगली सुबह एल्वारा डर कर जागती है। उसके दोनों पैरों पर पट्टियां हैं। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन संतुलन नहीं बनता। वो जमीन पर घिसटने लगती है। सीढ़ियों पर वो और लड़खड़ाती है और नीचे फिसलती है। उसका चेहरा और चोटिल हो जाता है। उठने की कोशिश में वो दरवाजे पर सिंड्रेला को देखती है। वो वही ड्रेस पहने है जो नाच घर में थी। सिंड्रेला एल्वारा की खराब हालत देखती है, फिर वो चली जाती है। बाहर वो प्रिंस जूलियन से मिलती है और झूठी पहनकर साबित करती है कि वो उसकी होने वाली पत्नी है। एल्वारा का सपना हमेशा के लिए टूट जाता है। वो जमीन पर सो जाती है। कुछ मिनट बाद ओल्मा अपनी बहन को जगाती है। वो कहती है वो अपनी मां को छोड़कर यहाँ से भागेंगी, लेकिन पहले एल्वारा के अंदर का कीड़ा निकालना होगा। ओल्मा एक कटोरा दूध लाती है और एल्वारा को एक दवा देती है। एल्वारा उसे पी लेती है। कीड़ा बाहर निकलने लगता है और दूध की तेज गंध से आकर्षित होता है। बड़े प्रयास से एल्मा कीड़े को निकालती है और अपनी बहन की जान बचाती है। फिर वो एल्वारा और अपना सामान इकट्ठा करने जाती है। जाने से पहले वो अपनी मां का एक गहना चुराती है ताकि पैसे के लिए बेच सके। आखिरकार अल्मा खेत के एक घोड़े को लेती है। एल्वारा के साथ दोनों बहनें वहां से निकल पड़ती हैं। उनका भविष्य अनिश्चित है, लेकिन कम से कम वो अपनी क्रूर मां के चंगुल से आजाद हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे अपनी राय बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।